यूं तो ज्योतिष शास्त्र में 18 से ऊपर यानी 36 तक गुण मिलने की मान्यता है, लेकिन 36 के 36 गुण मिलने पर भी क्यों हो जाता है तलाक? आज इसी विषय पर चर्चा की जाएगी। जी हाँ, नमस्कार प्रिय मित्रों, आपके अपने चैनल लाइफ फ्यूचर में आपका स्वागत है। मैं आचार्य प्रदीप कुमार आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ। मित्रों, विषय पर आते हैं। मित्रों, शादी के टाइम पर हम पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित जी से कहते हैं कि लड़का और लड़की दोनों की जन्म पत्री है और इन दोनों पत्र को मिलान करके बताइए कि कितने गुण मिल रहे हैं। अब पंडित जी का काम ही गुण मिलाना है। पंडित जी ने दोनों पत्रों की चार्ट को मिलाया, उसके हिसाब से 15 गुण निकल कर आए। पंडित जी ने कहा कि यजमान गुण तो कम निकल रहे हैं और कम से कम गुण मिलान में 18 गुण मिलने की शर्त होती है। यूं तो गुण मिलापक सारणी संख्या 36 तक होती है, लेकिन दोनों पत्री के मिलान से गुण तो आधे से भी कम है, जो कि अनुचित है। कम से कम 18 गुण अवश्य होने चाहिए। 18 से ऊपर भी हो जाएं, जैसे 21, 24, 27, 28 आदि तक, तो और भी उत्तम है। अतः कम गुण मिलने के कारण यह विवाह अनुचित है। पत्री मिलवाने आए यजमान सोचते हैं कि हमारी पुत्री को इतना अच्छा घर बार मिल रहा है, लड़की की अच्छी नौकरी है, लड़का सुंदर सुशील भी है, फैमिली भी ज्यादा बड़ी नहीं है और हमें तो अपनी पुत्री के लिए यह लड़का भी बहुत पसंद है। साथ ही हमारी पुत्री ने भी इस लड़के को पसंद कर लिया है और आप कह रहे हैं कि कम गुण मिलने की वजह से विवाह शेष कर नहीं रहेगा। अब यजमान पंडित जी पर प्रेशर बनाते हैं कि नाम बदल कर देख लीजिए, शायद गुण बढ़ जाए, और ऐसा कुछ कर दीजिए कि यहीं पर हमारी पुत्री का विवाह हो जाए। पंडित जी ने कहा, नहीं यजमान, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने नाम बदल कर भी गुण मिलाने की कोशिश की, तब भी गुण नहीं बढ़ रहे हैं। पंडित जी के इनकार करने पर यजमान कुछ विचलित हो गए। उन्होंने कुछ सोचकर पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, देखना पत्र में कोई मांगलिक योग तो नहीं है? वैवाहिक जीवन के बारे में कुछ देख कर बताओ, कुछ लड़का लड़की के भविष्य के बारे में कुछ और तो बताओ। ऐसा सुनकर पंडित जी कुछ विचलित हुए, क्योंकि उन्हें तो मांगलिक योग देखना और कुंडली के गुण निकालना ही आता था। कुंडली विश्लेषण की उन्हें संपूर्ण जानकारी नहीं थी, क्योंकि वे अपने ही आसपास गली मोहल्ले में ही थोड़ा बहुत हवन, कथा, कीर्तन, लड़का लड़की के फेरे आदि डलवाने तक ही सीमित थे। संपूर्ण ज्ञान कुंडली का उन्हें नहीं था। बस कुंडली की इतनी जानकारी जरूर रखते थे कि 18 से कम गुण मिलने पर विवाह नहीं हो सकता। अगर विवाह किया गया तो वैवाहिक जीवन में आगे चलकर परेशानी आ जाएगी और आगे चलकर तलाक भी हो सकता है। अब यजमान पूरी तरह से निराश हो गए और पंडित जी को कुछ दक्षिणा दी और कुछ बड़बड़ाते हुए चले गए। उसके बाद उन्होंने एक दो पंडितों को और लड़का लड़की की जन्मपत्री दिखाई, दूसरे पंडितों को लड़का लड़की की दोबारा जन्मपत्री दिखाई। उन्होंने भी यही कहा कि कम गुण मिलने के कारण यह विवाह शेष कर नहीं है। शायद वे पंडित जी भी पहले वाले पंडितों की श्रेणी के थे। अब यजमान ने कम गुण मिलने वाली बात अपने मित्र को बताई, तो मित्र ने कहा, हमारे एक जानने वाले पंडित जी हैं जिनका आसपास के क्षेत्र में काफी नाम है और आप मेरे अनुभव से ज्योतिष के वे प्रकांड विद्वान भी हैं। ज्योतिष का संपूर्ण विश्लेषण उन्हें अच्छी तरह आता है, आप उनसे जाकर मिलिए। खैर, यजमान बड़े ज्योतिषाचार्य के पास गए। उन्होंने भी चार्ट पर गुण मिलाकर कहा कि 15 गुण निकल रहे हैं। फिर गुरुओं ने
लड़का लड़की की पत्री अर्थात कुंडली का वैवाहिक जीवन देखा तो वैवाहिक जीवन दोनों का अति उत्तम था। पहले उन्होंने लड़के की कुंडली देखी। कुंडली जो थी वो मेष लगन की थी। मेष लगन के 7वें भाव का स्वामी शुक्र अपनी राशि में सब ग्रह था, मालव्य योग में था और भाग्य भाव स्वामी गुरु लगन में स्थित था और विवाह कारक शुक्र किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि से मुक्त था। गुरु शुक्र की राजयोग कारक स्थिति लगन कुंडली और नवमांश कुंडली में अच्छे स्तर पर बनी हुई थी। संतान पक्ष यानी कि 5वें भाव यानी संतान भाव पर दृष्टि डाली तो 5वें भाव स्वामी सूर्य भी भाग्य भाव यानी नवम भाव में राजयोग की स्थिति में बैठा हुआ था, जो विवाह और संतान के जन्म के उपरांत भाग्योदय होने का संकेत दे रहा था और संतान पक्ष भी उत्तम था। इसी तरह उन्होंने लगभग लड़के की कुंडली के सभी भावों का निरीक्षण किया, जैसे रोग, बीमारी, आयु, संतान भाग्य कैसा रहेगा, कार्यक्षेत्र कैसा रहेगा, विदुर योग है तो नहीं, अच्छा आयु कितनी है, कहीं ये नशा आदि तो नहीं करता ये लड़का, वाहन सुख, मकान सुख देखा कि कितना है, कैसी स्थिति है, पति पत्नी की आपसी विचारधारा कैसी रहेगी, आदि आदि। ठीक इसी तरह लड़की की कुंडली का भी उन्होंने विश्लेषण किया, जैसे संतान पक्ष, भाग्य बल, वैधव्य योग अथवा 2 विवाह योग तो नहीं है, करीब करीब सभी चीजें ठीक ठाक थी। इन सारी चीजों का विश्लेषण करने में पंडित जी को करीब 15 से 16 मिनट का समय लगा होगा। अब पंडित जी निश्चित हो गए और कहा कि आप निश्चित होकर विवाह कीजिए, कम गुण मिलने पर न जाएं, दोनों बच्चों का वैवाहिक जीवन सुखमय है, निश्चित होकर बेफिक्र होकर आप विवाह कर सकते हैं। मित्रों, ये तो हुई पहली स्थिति। अब वैवाहिक जीवन के लिए गुण मिलने की दूसरी स्थिति पर आ जाए, उसी पर चर्चा कर ली जाए, देखें कि दूसरा पक्ष क्या कहता है, दूसरी स्थिति क्या कहती है। अब एक यजमान दोनों पत्नी को ले जाकर गुण मिलान कराते हैं, वो अब की बार गुण मिले 36 में से 28। अब पंडित जी खुश होकर कहते हैं, अरे यजमान 28 गुण मिल रहे हैं, कुंडली तो बहुत अच्छी है, मैच भी हो गई है, विवाह अति उत्तम होगा, अति श्रेष्ठकर रहेगा, अच्छे गुण मिलने पर वैवाहिक जीवन अति उत्तम रहेगा, निश्चित होकर विवाह कर लीजिए आप। गुण मिलने के बाद पंडित जी ने बाकी अन्य चीजों को गहराई से निरीक्षण नहीं किया और ग्रीन सिग्नल दे दिया, गुण मिलाकर और मंगलिक योग मिलाकर दे दिए कि चलो छुट्टी हुई। अब क्या होता है, लड़का लड़की के 1.5 साल के बाद आपस में तलाक हो गया। अब माता पिता सोचते हैं कि ये क्या हुआ, हमने तो गुण भी मिलवाए थे, सब कुछ ठीक ठाक था, पंडित जी ने भी कहा था कि गुण अच्छे मिल रहे हैं, सब कुछ ठीक था, वैवाहिक जीवन भी ठीक रहेगा, ये भी बताया था, तो ये तलाक की नौबत कैसे आ गई। तो क्या गुण मिलना या ना मिलना कोई महत्व नहीं रखता। यजमान को भी ज्योतिष विज्ञान पर से भरोसा सा उठ गया था। अब मान लो यही 28 गुण वाली कुंडली किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी से मिलवाए, जो कुंडली के हर पहलू की विशेष जानकारी रखता हो, तो वो ज्योतिषी 28 गुण मिलने के बाद भी या इससे ज्यादा गुण मिलने के बाद भी विवाह करने से इनकार कर देगा, क्योंकि उसने केवल गुण ही नहीं देखे, अपितु लड़का लड़की दोनों की कुंडली की बारीकी से जांच की। कुंडलियों में 7वें भाव का स्वामी खराब स्थिति में था, पाप ग्रह की दृष्टि में था, 7वें भाव स्वामी 6, 8 या 12वें भाव में था, 7वें भाव पर ग्रहण योग का प्रभाव था, लड़के के विवाह कारक शुक्र भी पाप पीड़ित था, तो लड़की के विवाह कारक गुरु भी पापक्रांत था।
यह स्थिति बहुत मतलब अच्छी स्थिति नहीं बनी हुई थी। एक पापकत्र योग में भी गहरे फंसे हुए थे। अतः तलाक होने के स्पष्ट स्थिति बनी हुई थी। नतीजा 28 गुण मिलने के बाद भी तलाक हो गया। अतः मेरे कहने का अभिप्राय यह है मित्रों, जब आप गुण मिलवाएं तो किसी अच्छे और सुलझे हुए ज्योतिषी से ही गुण मिलवाएं, जो गुण मिलवाने के साथ साथ व्यक्ति के भविष्य की भी पूर्ण जानकारी रखता हो। उसे ये पता होना चाहिए कि विवाह के बाद वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। कहीं संतान पक्ष को लेकर, गृह क्लेश को लेकर, मकान प्रॉपर्टी को लेकर, अथवा किसी भी रोग बीमारी को लेकर पति पत्नी में आगे चलकर तलाक की स्थिति तो नहीं बन रही है। अगर तलाक की स्थिति बन रही है तो पंडित जी से उसका निवारण पूछें, उनसे उनका समाधान पूछें। कहने का मतलब यह है मित्रों, जन्म कुंडली में छिपे भविष्य की आपको पूर्ण जानकारी रखनी चाहिए। उसके बाद बच्चों के विवाह के लिए आगे बढ़ें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड़का और लड़की की तो कुंडली ही नहीं है, या एक की है लेकिन दूसरे की नहीं है, तब मामला और भी अंधेरे में चला जाता है। अब ऐसी स्थिति में आप नाम से ही गुण मिलवाएं, पर यह ठोस स्थिति नहीं है, यह तो अंधेरे में टीवी चलाने वाली बात है। जोड़ी अच्छी बैठ गई तो लड़के की किस्मत थी या लड़की की किस्मत थी, और नहीं बैठी तो बेचारे बिचौलियों पर ही आरोप लगते रहते हैं कि उसने ही हमें डुबवाया है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें और आपको करना क्या है? इसके लिए आप किसी अच्छे हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास जाकर लड़का या लड़की की हस्तरेखा जंचवा लें। हस्तरेखा में भी आप वैवाहिक जीवन, संतान पक्ष, भाग्य पक्ष, आयु पक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। केवल नाम के द्वारा गुण मिलने के भरोसे न रहें, क्योंकि यह दो परिवार की प्रतिष्ठा का प्रश्न तो है ही, साथ ही लड़का लड़की के वैवाहिक जीवन की नींव है। तो कैसी लगी मित्रों आपको यह जानकारी? इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो आगे भी इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे और दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं मित्रों अगली वीडियो में एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। नमस्कार, जय माता दी।